Hello medicos, welcome to Everything for Pharmacy. In this lecture we are going to discuss about the determination of the surface and the interfacial tension. In previous lecture we have discussed about what is the surface tension, what is interfacial tension. In this lecture we are going to study how we can identify or determine the surface and the interfacial tension of a given sample. अगर हमें कोई सैम्पल दिया जाता है तो उस केस में हम कैसे पता कर सकते हैं कि इसका इस लिक्विड पे कितना सरफेस टेंशन लग रहा है या फिर कितना इंटरफेशियल टेंशन है। तो उसके लिए कुछ ऐसे 4 मेथड्स दिए गए हैं। अब ये डिपेंड करता है मेथड्स पर ही डिपेंड करता है। कुछ मेथड्स होंगे जो कि हमारे सरफेस टेंशन को ही मेज़र कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेथड हैं जो कि हमारे क्या कर सकते हैं, दोनों सरफेस टेंशन एज वेल एज इंटरफेशियल टेंशन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स सी मेथड्स फॉर मेजरिंग द सरफेस एंड द इंटरफेशियल टेंशन। हमारे पास 4 मेथड्स होते हैं जो कि उनमें से हमारे जो फर्स्ट होता है कैपिलरी राइज मेथड एंड द रिंग ड्यूनॉइड टेंशियोमीटर। ये थियोरेटिकली हमें एग्जाम में लिखना होता है, लेकिन जो हमारा ड्रॉप वेट मेथड होता है, ड्रॉप काउंट मेथड, ये हमारा क्या होता है, 2 ऐसे मेथड है जो हम लैब में भी परफॉर्म करते हैं। ओके, सो हमारे ऐसे 4 मेथड हैं जो कि सरफेस और इंटरफेशियल टेंशन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। सो फर्स्ट है हमारा कैपिलरी राइज मेथड। अब हम आगे देखेंगे कि व्हाट इज कैपिलरी राइज मेथड, कैसे ये सरफेस टेंशन को फाइंड आउट करता है। ओके, रिंग ड्यूनॉइड टेंशियो मेथड। थर्ड है हमारा ड्रॉप वेट मेथड जो कि स्टेलेग्मोमीटर, यानी कि ये हमारा एपरेटस होता है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सरफेस टेंशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ड्रॉप काउंट मेथड, ये भी स्टेलेग्मोमीटर की हेल्प से ही होता है। रिंग ड्यूनॉइड टेंशियोमीटर, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट होगा। हम देखेंगे कि कैसे ये आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी लिक्विड के सरफेस या फिर इंटरफेशियल टेंशन को। The choice of the method for measuring the surface and interfacial tension depends on whether the surface or the interfacial tension is to be determined. अब हमें इन चारों मेथड में से कौन सा मेथड यूज़ करना है वो डिपेंड करता है कि हमें सरफेस टेंशन आइडेंटिफाई करना है या फिर इंटरफेशियल टेंशन, क्योंकि कुछ ऐसे मेथड होंगे जो केवल सरफेस टेंशन को आइडेंटिफाई करेंगे, कुछ ऐसे मेथड हैं जो कि दोनों ही चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सरफेस और इंटरफेशियल टेंशन एज वेल। ओके, वेदर द साइज ऑफ द सैम्पल पे भी डिपेंड करता है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा, कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट मेथड हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, कैपिलरी राइज मेथड। सो नेम सजेस्ट कैपिलरी यहाँ पे शो कर रहा है कि अल्टीमेटली हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक कैपिलरी का यूज़ करेंगे। राइज मेथड, कोई चीज़ जो होगी वो राइज कर रही होगी, बढ़ रही होगी। मेथड यानी तरीका। ओके, सो इसका प्रिंसिपल क्या है कैपिलरी राइज मेथड का। फर्स्ट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द एपरेटस। इसका जो हम कह सकते हैं किस तरह से हमें इसे अप्लाई करना है अपने सैंपल पे। ओके, सो यहाँ पे ये जो हमारा डायग्राम दिख रहा है ये है हमारी कैपिलरी। ओके, यहाँ पे जूम करने पे ये फ्लो हो रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं ये है हमारी कैपिलरी जो कि बहुत ही थिन होती है, लेकिन डायग्राम में हमें इसे वाइड करके दिखाया गया है ताकि अंडरस्टैंडिंग ईजिली हो सके। अदरवाइज हमने देखी है कैपिलरी बहुत ही नैरो होती है। ओके, अगर हम देखें तो कैपिलरी बहुत ही नैरो होती है, कुछ इस साइज में होती है। ओके, तो इस तरह की कैपिलरी होती है, लेकिन यहाँ पे हमें वाइड करके दिखाया गया है ताकि हम इजीली समझ सके। अब ये है हमारा बीकर, इसे समझना है हमें कैसे। बीकर में हमने कोई सैंपल ले लिया जिसका भी पहले तो हमें माइंड में ये रखना है, जो कैपिलरी राइज मेथड है ये सिर्फ सरफेस टेंशन को फाइंड आउट कर सकती है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, कैपिलरी राइज मेथड की हेल्प से सरफेस टेंशन को फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट हमने इस बीकर में हमने एक लिक्विड ले लिया है, उसके बाद ये थिन कैपिलरी को हमने क्या किया है, इमर्स किया है लिक्विड के सरफेस पे। क्योंकि हमें सरफेस टेंशन फाइंड आउट करना है तो हमने इसे सरफेस तक ही क्या कर रखा है, इमर्स कर रखा है। इमर्स यानी कि उसमें डिप कर रखा है। अब डिप करने की वजह से क्या होगा, जैसी ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर हम कह सकते हैं सैंपल के मॉलिक्यूल्स होंगे, ये ऊपर की तरफ भगना स्टार्ट कर देंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है, एडहेसिव फोर्स लग रहा है। एडहेसिव फोर्स यानी 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लग रहा है। कैसे, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो मॉलिक्यूल्स हमारे लिक्विड का मॉलिक्यूल्स हो गया, दूसरा हो गया हमारी जो कैपिलरी ट्यूब है इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में भी क्या लग रहा है,
फोर्स लग रहा है। तो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगने की वजह से ये जो वाटर है, लिक्विड सैंपल है, वो ऊपर की तरफ राइज कर रहा है। ओके, उसके बाद हमारा है, अब इसका प्रिंसिपल क्या है हम पहले यहाँ पे थ्योरेटिकली देखते हैं, उसके बाद हम इस पे आएंगे अगेन। When a capillary tube is placed in a liquid, जैसे हम कैपिलरी ट्यूब को क्या करते हैं, अपने लिक्विड में प्लेस करते हैं, लिक्विड क्या करेगा, लिक्विड राइजेस अप टू द ट्यूब ए सर्टेन डिस्टेंस, वो बढ़ता जाएगा। अब ऐसा भी नहीं होगा कि पूरा लिक्विड बाहर की तरफ आ जाए। क्यों, ऐसा क्यों नहीं होगा, हो सकता था लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है जो कि लिक्विड का वेट होगा, और उस वेट की वजह से कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि क्या करेगा, जब ये लिक्विड एक लिमिट तक बढ़ता जाएगा फिर क्या होता है, रुक जाता है, क्योंकि नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो उस चीज को बैलेंस कर रहा है। जितना फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा उतना ही हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा कहीं ना कहीं, और अल्टीमेटली बैलेंस होने की वजह से जो वाटर का राइजिंग लेवल है वो स्टॉप हो जाता है एक लेवल पे जाके। ओके, सो बाय मेजरिंग द दिस राइज, जब हम इस राइज को मेजर करते हैं, अब ये राइज क्यों हो रहा है, क्या होता है, नीचे की तरफ क्या लग रहा होता है, सरफेस टेंशन। ओके, सरफेस टेंशन लग रहा है यानी कोहेसिव फोर्स लग रहा होगा, लेकिन अब ये ऊपर की तरफ क्यों भग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो सरफेशियल मॉलिक्यूल्स थे, ओके, उन्हें बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं था। तो जैसे ही वो हमने जो कैपिलरी ट्यूब है उसे इमर्स किया, वो फोर्स को बैलेंस करने के लिए क्या होता है, लिक्विड ऊपर की तरफ भगना स्टार्ट कर देती है। ओके, और अल्टीमेटली फिर यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है जो कि उसे बैलेंस कर देता है, ताकि उतना ही फोर्स लगे जितना कि सरफेशियल मॉलिक्यूल्स को नीडेड है, यानी कि जितना नीचे की तरफ वो मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट हो रहे हैं ड्यू टू द सरफेस टेंशन, उतने फोर्स को बैलेंस करने के लिए जितना भी फोर्स रिक्वायर्ड है वो लग चुका होता है। ओके, अब हमने जब जितना भी फोर्स होगा, अब हम उसे एक फॉर्मूले पे पुट करेंगे और अल्टीमेटली हमें पता लग जाएगा कि सरफेस टेंशन कितना है किसी भी सैंपल का। ओके, बाय मेजरिंग दिस राइज, अगर जब हम इस राइज जो राइजिंग हो रहा है इसे मेजर कर लें तो क्या होगा, इट इज़ पॉसिबल टू डिटरमाइन द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, तो इससे हम पता कर सकते हैं कि किसी भी लिक्विड का सरफेस टेंशन कितना होगा। ओके, it is not possible to obtain the interfacial tension using the capillary rise method, capillary rise method के हेल्प से हम interfacial tension नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। ओके, कोहेसिव फोर्स जैसा कि बोला इज द फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन द लाइक मॉलिक्यूल्स इन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड। कोहेसिव फोर्स वो फोर्स होता है जो कि लाइक मॉलिक्यूल्स यानी कि सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है फोर्स, उसे हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। अडहेसिव फोर्स इज द फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन द अनलाइक मॉलिक्यूल, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा उसे हम एडहेसिव फोर्स बोलेंगे, जो कि क्या है, जैसे कि हमारा लिक्विड और कैपिलरी ट्यूब के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो एडहेसिव फोर्स है। ओके, when the force of adhesion is greater than the cohesion, the liquid is said to wet the capillary wall and spreading over it। जब हमारा adhesive force ये ज़्यादा हो गया as compared to the cohesive force, तब जाके वो liquid क्या कर रहा है, rise कर रहा है। ओके, अगर ये कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द एडहेसिव फोर्स तो हमारे लिक्विड शायद राइज नहीं करता एक ओके, एंड राइजिंग इन द ट्यूब, और इसी वजह से क्योंकि एडहेसिव फोर्स ज़्यादा हो गया है तो इसी वजह से हमारी जो लिक्विड है वो क्या कर रही है, कैपिलरी वॉल को स्प्रेड कर रही है, उसके कैपिलरी वॉल पे इजीली स्प्रेड कर रही है एंड राइजिंग इनटू द ट्यूब, और ट्यूब में राइज करती हुई चली जा रही है। इफ़ अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनसाइड रेडियस आर, अगर हम मान लेते हैं कि जो हमारा कैपिलरी ट्यूब है उसका जो इनर रेडियस है इनसाइड की तरफ से अगर देखा जाए तो उसका जो रेडियस होगा वो आर होगा। इमर्स्ड इन अ लिक्विड, हमने जैसे ही उसे लिक्विड में डाला दैट वेट इट सरफेस, लिक्विड ने क्या किया, कैपिलरी वॉल को वेट कर दिया, गीला कर दिया। द लिक्विड कंटिन्यूज टू राइज इन द ट्यूब ड्यू टू द सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की वजह से क्या होगा, कैपिलरी जो लिक्विड है वो राइज करती चली जाएगी कैपिलरी ट्यूब में। ओके, अंटिल द अपवर्ड मूवमेंट इज जस्ट बैलेंस्ड बाय द डाउनवर्ड फोर्स, जब तक कि हमारा जो अपवर्ड मूवमेंट है यानी कि जो लिक्विड राइज कर रहा है ये क्या होगा, जस्ट बैलेंस बाय द डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटी, ड्यू टू द वेट ऑफ द लिक्विड। जब ये दोनों बैलेंस मतलब कि ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे जब जाके वहाँ पे क्या होगा, लिक्विड स्टॉप कर जाएगी, वो राइज करना स्टॉप कर देगी। ओके,
The upward component A is the force resulting from the surface tension of the liquid at the any point on the circumference is given by the A is equal to gamma into cos थीटा। जो अपवर्ड कंपोनेंट अगर हम एक पॉइंट पे बात करें तो ऊपर की तरफ फोर्स लगने वाला हो गया हमारा सरफेस टेंशन। ओके, अब वो सरफेस टेंशन अगर एक पॉइंट पे बात करें तो हमने अपवर्ड कंपोनेंट को ए मान लिया, और गामा जितना भी फोर्स लग रहा है, सरफेस टेंशन लग रहा है, कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन द कैपिलरी वॉल एंड द जो मिनिस्कस बन रहा है उसके बीच का एंगल, वाटर का जो मिनिस्कस बना है उसके और कैपिलरी वॉल के बीच का जो एंगल है वो हो गया हमारा कॉस थीटा। ओके, अब तो हमने मान लिया कि एक पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा है, गामा इंटू कॉस थीटा। अब हम टोटल अगर पूरे कैपिलरी वॉल पे देखें सरकमफेरेंस, तो उसके सरकमफेरेंस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑल पॉइंट कवर हो जाएंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 पाई आर गामा कॉस थीटा लिखा, क्योंकि 2 पाई आर इज द सरकमफेरेंस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। ओके, उसके बाद है वेयर। अब थीटा क्या है, द कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन द सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड द कैपिलरी वॉल के बीच का जो एंगल है उस एंगल को हमने थीटा माना है। 2 पाई आर क्या है हमारा, द इनसाइड सर्कमफेरेंस ऑफ द कैपिलरी, जो हमारी कैपिलरी ट्यूब है उसके इनसाइड का सर्कमफेरेंस है, क्योंकि पहले हमने एक पॉइंट पे फोर्स निकाला, अब हमें पूरे कैपिलरी वॉल का चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पूरे कैपिलरी में क्या है, वाटर प्रेजेंट है। ओके, फॉर वाटर कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। हम इसे अगर हम बात करें वाटर के केस में जो कॉन्टैक्ट एंगल बन रहा है वो 0 होता है, तो कॉस 0 इज इक्वल टू 1 होता है। ओके, अब जब हम यहाँ पे 1 रख देंगे तो क्या रह जाएगा हमारा 2 पाई आर गामा। गामा इज द सरफेस टेंशन। ओके, द डाउनवर्ड कंपोनेंट बी इज द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ द ग्रेविटी। जो डाउनवर्ड कंपोनेंट हमने बी माना है और वो क्या है, वो ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लग रहा है। तो एज वी नो ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन इज गिवन बाय द, ये डायरेक्टली एक इक्वेशन बन के आई है। अब हम देखेंगे ये इक्वेशन कैसे बनी। ओके, सो डाउनवर्ड कंपोनेंट जैसा कि ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसे हम बी मानते हैं। बी इज इक्वल टू मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, हम कह सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन या फिर ग्रेविटी बोलते हैं। ओके, सो मास को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसा कि हम जानते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, सो अब हमें क्या करना है, मास की यहाँ पे हमने क्या किया, मास की वैल्यू रखनी है, तो हम वॉल्यूम और वॉल्यूम को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, हमारी मास की वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो ये हमारा मास हो गया, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो इस वजह से यहाँ पे क्या किया गया है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखा गया है, और जी का जी यानी कि एक्सेलरेशन और द ग्रेविटी। उसके बाद फिर से हमने क्या किया है, डेंसिटी को क्या किया है, डेंसिटी को हम ऐसे डेंसिटी को हमने यहाँ पे लिख दिया है इंटू जी, और जो वॉल्यूम है वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू हाइट। ओके, सो इस वजह से क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। अब एरिया क्या है हमारा, एरिया इज द पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर मिसिंग है, सो यहाँ पे क्या है, पाई आर स्क्वायर होगा हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कैपिलरी, क्योंकि कैपिलरी में जितना भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो उसे हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, और एच हमारा क्या है, हाइट है, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, एक सेकेंड, ये हाइट है, ये लिक्विड जहाँ तक भी राइज किया हुआ है, और इसके जो कैपिलरी का बॉटम है उस पार्ट को हम बोलते हैं एच, हाइट। ओके, और एरिया हो गया हमारा ये कैपिलरी का एरिया पूरा, पाई आर स्क्वायर। ओके, सो अब हमने लिख दिया एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एंड एच का एच लिख दिया। डेंसिटी को हम रो माइनस रो नॉट, रो नॉट क्या है, रो हमारा हो गया डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ओके, और जो रो नॉट है डेंसिटी ऑफ द रिमेनिंग, जो अगर मिनिस्कस के ऊपर थोड़ा बहुत जो लिक्विड रह गया है उस लिक्विड की डेंसिटी को भी ऐड कर दिया गया है, ताकि वहाँ पे किसी भी कैलकुलेशन में डिस्टर्बेंस ना हो, कोई जो बैलेंस करने की चीज़ हो वो बैलेंस हो जाए। ओके, अगर थोड़ा बहुत पॉइंट का डिफरेंस आता है कैलकुलेशन में तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए हमने उसे भी ऐड कर दिया है, प्लस वेट ऑफ द वाटर, जो कि मिनिस्कस के ऊपर का वाटर है उसके वेट को भी हमने ऐड कर लिया है
उस चीज़ को बैलेंस कैलकुलेशन को बैलेंस करने के लिए। अब यहाँ पे हमने देख लिया पाई आर स्क्वायर कहाँ से आता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। एच इज़ द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम टू द लोअर पॉइंट। ओके, जो हमारा हाइट है वो क्या है, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम टू द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द मेनिस्कस, यानी कि हाइट मैंने बताया कि जो लिक्विड कॉलम का हाइट है टू द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द मेनिस्कस तक के पॉइंट को ओके माना गया है। जो कैपिलरी का बॉटम है लिक्विड के ऊपर, उस लिक्विड से लेके हमारा जो मेनिस्कस वाला लिक्विड है उस पॉइंट तक हमारी हाइट हो गई। ओके, रो एंड रो नॉट इज द डिफरेंस ऑफ द डेंसिटी of the liquid, the difference in the density of the liquid and its vapor. Okay, G is the acceleration, sorry यहाँ पे G is the क्या है हमारा acceleration of the gravity। उसके बाद है W is the weight of the upper part of the meniscus, जो भी meniscus के ऊपर का लिक्विड है उसका वेट माना गया है। अब हमने जैसा कि पढ़ा कि हमारे जो लिक्विड है वो राइज करना कब बंद करेगी, जब अपवर्ड कंपोनेंट यानी कि फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन, और जो हमारे नीचे का फोर्स है डाउनवर्ड कंपोनेंट जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो जस्ट बैलेंस हो जाएंगे। ओके, अब जब ये बैलेंस हो जाएंगे, बैलेंस होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगी, वो देखते हैं कैसे। अब यहाँ पे अपवर्ड कंपोनेंट क्या आया था हमारा, 2 पाई आर गामा प्लस इक्वल टू हमारा क्या है डाउनवर्ड कंपोनेंट पाई आर स्क्वायर एच रो माइनस रो नॉट जी प्लस वेट को लिखना जरूरी नहीं है तो इस वजह से यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि अब हम यहाँ पे कर सकते, एक आर से हमारा क्या गया, ये स्क्वायर हटी आर का, उसके बाद पाई से पाई कैंसिल हो गई। ओके, उसके बाद क्या रह गया हमारा गामा रह गया। अब गामा इक्वल टू क्या रह जाएगा, 2 हमारा इस साइड आएगा, तो इसी वजह से हाफ रो आर एच जी, ये आया हमारा सरफेस टेंशन का फॉर्मूला। ओके, जैसे ही हमने बैलेंसिंग की तो हमारा ये इक्वेशन बन के आता है जो कि सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है हाफ रो आर एच जी। ओके, सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द surface tension of a given liquid by the capillary rise method. In next video we will discuss about the second method of the Dunoy ring method. उसके बाद हमारा 2 मेथड और रहेगा जो कि हम उससे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड ऑल्सो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।